असद गुलाम एनकाउंटर मामले में इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। एफआईआर दर्ज कराई गई है। यूपीएससी ने 3 एफआईआर दर्ज कराई हैं। एफआईआर झांसी के बड़गांव थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। पहली एफआईआर असद गुलाम पर हत्या का प्रयास, दूसरी एफआईआर पिस्टल बरामद मामले में केस और तीसरी एफआईआर गुलाम के पास से मिली विदेशी पिस्तौल। तीनों एफआईआर एसटीएफ के डिप्टी एसपी नवेंदु सिंह की तरफ से लिखाई गई। डिप्टी एसपी नवेंदु और डिप्टी एसपी विमल कर रहे थे इस ऑपरेशन की अगुवाई। और बहुत जल्द आपको इस बारे में अनुज और ज्यादा जानकारी देंगे, लेकिन लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे कि वो लोग जो ये कह रहे हैं कि एनकाउंटर गलत तरीके से किया गया, क्या वो जाएंगे और एफआईआर लिखाएंगे। यहां एसटीएफ ने एफआईआर लिखाई है और ये कहा है कि ये लोग इनसे सरेंडर करने के लिए कहा गया था, इन्होंने गोली चलाना शुरू कर दिया। तो पहले हत्या के प्रयास के आपके मामले में एफआईआर लिखाई गई है। दूसरी एफआईआर लिखाई है कि इन्होंने अपने पास विदेशी सोफिस्टिकेटेड आर्म्स रखे हुए थे गैर कानूनी तरीके से। आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया और साथ में यह मामला भी दर्ज किया गया है कि इन्होंने हत्या का प्रयास किया। हत्या के प्रयास की एफआईआर दर्ज कराई गई और दूसरा मुकदमा लिखाया गया कि पिस्तौल इनके पास से बरामद हुई है, विदेशी पिस्तौल, और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया गया है। तो एसटीएफ ने एनकाउंटर के बाद यह एफआईआर भी दर्ज करा दी गई है ताकि इस बारे में एसटीएफ की तरफ से जांच हो। इसकी टेक्निकलिटी समझने के लिए आपको अनुज के पास लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता अनुज इस बारे में और ज्यादा जानकारी आपको दे रहे हैं साथ में, क्योंकि वो दिल्ली पर होने वाली गतिविधियों पर भी निगाह रखे हुए हैं। आपको बताएंगे दिल्ली में सफेद पोश कौन था जिसने पनाह दी थी असद को। लेकिन सबसे पहले समझते हैं इस एफआईआर के बारे में। अनुज क्विकली। देखिए, एसटीएफ ने 3 एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें से चूंकि पुलिस जो एसटीएफ के स्टाफ थे उन पर फायरिंग की गई थी, इसलिए हत्या का प्रयास का एफआईआर दर्ज कराया गया है असद और गुलाम के खिलाफ। इतना ही नहीं, उनके पास से जो पिस्टल मिले हैं, कारतूस मिले हैं, आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया गया और जो विदेशी पिस्टल मिले हैं उसके तहत भी आर्म्स एक्ट के तहत ये मामला दर्ज कराया गया है। जब भी इस तरीके का एनकाउंटर होता है तो पुलिस की तरफ से एफआईआर लोकल थाने में दर्ज कराया जाता है। एसटीएफ के जो अधिकारी हैं उन्होंने बाकायदा ये तीनों एफआईआर दर्ज कराए, जिसमें साफ तौर पे ये बताया गया है कि एसटीएफ की तरफ से 9 राउंड गोली चली थी। यानी असद और गुलाम को जो गोली लगी है, जो 9 राउंड गोली चलाई गई थी एसटीएफ की तरफ से उसमें से गोली जो है वो असद और गुलाम को लगी, जिसके बाद वो वहां पर ढेर हुए। साफ तौर पे एफआईआर में यह भी बताया गया कि किस तरीके से बाकायदा 1.5 किलोमीटर तक चेज किया गया। उसके बाद बाइक जो है वो गिर गई, जिसके बाद ये दोनों झाड़ियों में छिपे और उसके बाद पुलिस पार्टी पर यानी एसटीएफ पर फायरिंग करने लगे। जवाबी कार्रवाई करते हुए जब एसटीएफ की तरफ से फायरिंग की गई, उसके बाद दूसरी तरफ से फायरिंग की आवाज कम हुई, जिसके बाद देखा गया तो इन दोनों को गोली लगी थी, जिसके बाद इन दोनों को अस्पताल ले जाया गया जहां इनकी मौत हो चुकी थी। तो निश्चित तौर पर एफआईआर में साफ तौर पर यह बताया गया है कि किस तरीके से एसटीएफ को सूचना मिली, उसके बाद पूरी तरीके से जाल बिछाया गया और जब एसटीएफ उन्हें पकड़ने जा रही थी तब एसटीएफ पर फायरिंग की गई। राइट, ये बहुत बड़ा जवाब है उन लोगों के लिए जो ये कह रहे हैं कि एनकाउंटर कैसे किया गया। ये जो पार्टियां ये सवाल उठा रही हैं, जो नेता ये सवाल उठा रहे हैं, अगर उनको वाकई ये फिक्र थी और वाकई ये जेन्युइन फिक्र थी तो एफआईआर उनकी तरफ से होनी चाहिए थी। मैं आपके पास एक दूसरा सवाल लेकर आने वाला हूं। ये आपसे जानना चाहता हूं कि सफेद पोश के संदर्भ में क्या पूछताछ हो रही है। पूछताछ में माफिया अतीक का इस वक्त कबूलनामा, पहले वो मैं दिखा देता हूं। साबरमती जेल में रची गई थी उमेश पाल मर्डर की साजिश, सबसे पहले अतीक के जहन में आया। फिर उसके बाद बरेली जेल में ये अशरफ को बताया गया। अशरफ से मिलने के लिए असद पहुंचा, असद के साथ बाकी शूटर्स पहुंचे। वहां पर 11 तारीख को रूपरेखा बनाई गई, फरवरी 11 को रूपरेखा बनी। 13 दिन बाद 24 फरवरी को इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया और इसके लिए रूपरेखा बनाने से लेकर असल में लगातार उमेश का जीवित रहना और राजू पाल के मामले में एक तरीके से मुसीबत बना रहना, ये अतीक को बड़ा अखर रहा था और इसीलिए वो लगातार अपनी ये पीड़ा एक तरीके से कह लीजिए अशरफ के सामने प्रकट कर रहा था। और ये जब अशरफ को पता चला, अशरफ ने असद को कहा, असद ने कहा कि अपने पिता की इच्छा वो पूरी करेगा। इसीलिए ये कहा जा रहा है अतीक की तरफ से कि गलती मेरी है, गलती है, तुम्ही ने उसको सूली पर चढ़ा दिया, वरना वो पढ़ने लिखने वाला गुस्सैल था लेकिन पढ़ने लिखने में ब्राइट था। तुमने उसको जराइम की दुनिया में घसीटा। आज हो रहा है ये एहसास, लेकिन इसका फायदा क्या? अगली अहम खबर की तरफ मैं आपको लिए चलता हूं। पूछताछ में माफिया अतीक का कबूलनामा, साबरमती जेल में रची उमेश पाल मर्डर की साजिश। और शाइस्ता अक्सर जेल में मिलने के लिए पहुंचा करती थी। शाइस्ता ने ही मोबाइल और सिम अरेंज किया। अतीक का कबूलनामा,
साबरमती जेल में मोबाइल और सिम भेजा गया। इसी मोबाइल और पहले कह रहा था वो कि मेरी तो कोई बात नहीं हुई, मैंने कोई बात नहीं की थी, शाइस्ता परवीन से भी कोई बात नहीं की। साबरमती जेल में सरकारी कर्मी को डिलीवरी हुई, अशरफ को भी जेल में ही मोबाइल और सिम भेजा गया। अशरफ ने अपने आदमी से मोबाइल सिम मंगवाया और फेस टाइम कॉल, नेट कॉल, व्हाट्सएप पर बातचीत हुई ताकि ट्रेस ना की जा सके ये कॉल, और ऑनलाइन बातचीत में ही पूरी साजिश तैयार की गई। उमेश के साथ हथियारबंद पुलिसकर्मियों की खबर शाइस्ता ने दी थी। राजू पाल के वक्त पुलिस वालों को छोड़ दिया गया। उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस वालों को नहीं छोड़ने की बात हुई थी। हत्याकांड में शामिल टीम से शाइस्ता ने तालमेल बिठाया। शाइस्ता को ही हथियारों का इंतजाम करने की जिम्मेदारी दी गई। शाइस्ता और असद को पता था कि बम कहां रखे हुए हैं। अब देखिए शाइस्ता का रोल ऐसा छोटा रोल नहीं है। अटैक के बाद फरारी कैसे होगी, इस पर डिटेल चर्चा हुई। उमेश पर हमले के लिए मैंने ही टीम सेलेक्ट की थी, ये भी अतीक ने कहा। और फंड का इंतजाम कहां होगा, शाइस्ता को ये बताया था। ये बात अतीक ने कबूली है। अभी तक की पूछताछ में जो अतीक की तरफ से पता चल रहा है, अतीक ने जो महम खुलासे किए हैं वो आपके सामने में रख रहा हूं। शाइस्ता अक्सर जेल में मिलने के लिए जाया करती थी। एक बार फिर से दोहरा देता हूं, शाइस्ता अक्सर जेल में मिलने के लिए जाया करती थी। उसी ने वहां पर सिम कार्ड और फोन डिलीवर किया था एक सरकारी कर्मचारी को। सरकारी कर्मचारी ने, वो सरकारी कर्मचारी कौन है साबरमती जेल में, इसकी भी पहचान होनी चाहिए। और उसी ने आखिरकार ये सिम और मोबाइल पहुंचाया। अतीक उधर बरेली जेल में बंद अशरफ के पास भी इसी तरीके का एक फोन और सिम कार्ड पहुंचाया गया। दोनों के बीच में कॉल कनेक्ट की गई। उन्होंने एक षड्यंत्र बनाया, उस रूपरेखा को बनाया जिसके तहत साजिश को अंजाम देना था। अशरफ को सारी बात समझाई गई। अशरफ क्योंकि यहां पर उत्तर प्रदेश में कदरन करीब था, इसलिए असद और उसके साथ बाकी शूटर्स 11 तारीख को फरवरी में वहां पहुंचे और उनको पूरी बात बताई गई, कहां से क्या मिलेगा, कब कैसे अंजाम देना है। यह तक कहा गया कि इस बार पुलिस वाले जो वहां सुरक्षा में हैं उनको भी नहीं छोड़ना है।